टॉप एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम क्लास 12 पब्लिक एड लोक प्रशासन में आज 7 तरह से हमारे पूरे हो चुके हैं दोस्तों। आज हम करवाएंगे पार्ट 8 जिसका नाम है विभाग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिपार्टमेंट। उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको टॉप एग्जाम चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और पूरे ऑल इंडिया फैला दो हवा की तरह। दोस्तों आज का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एक एक चीज आपको करवाई जाएगी, इससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा दोस्तों। तो स्टार्टिंग हम करवाने जा रहे हैं विभाग के बारे में। विभाग होता क्या है उसके बारे में डेफिनेशन करवाएंगे, परिभाषा करवाएंगे। विभाग प्रशासन की वो मूल इकाई है जिसका मतलब क्या होता है, बड़े संगठन या इकाई का भाग होना, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि मुख्य कार्यपालिका के अधीन जो समस्त कार्यकाली होती है, उस कार्यकाली में जो काम बांटे गए हैं, उस काम में बांटे गए में बोलते हैं विभाग, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डिपार्टमेंट। दोस्तों तो विभागीय संगठन के मुख्य आधार क्या है, हमें यह पता होना चाहिए। पहला है लक्ष्य का आधार। हम जो काम कर रहे हैं कि हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, बच्चों को सही एजुकेशन देना, तो ये हमारा लक्ष्य है। सेकंड, प्रक्रिया का आधार। क्या हम जो पढ़ा रहे हैं तो उस पढ़ाने तरीके में हम क्या क्या बदलाव लेके आएंगे, क्या क्या करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं प्रक्रिया का आधार। तीसरा है व्यक्तिगत आधार, कि हम हर व्यक्ति को, एक व्यक्ति को अपने दूसरे व्यक्ति को कैसे समझा सकते हैं, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत आधार। क्षेत्रीय आधार क्या होता है, अपने आसपास के क्षेत्र को हम कैसे मतलब उस चीज को शिक्षित कर सकते हैं, उस चीज को कैसे उसको उस सुविधा को उतार सकते हैं, उससे बोलते हैं क्षेत्रीय आधार। नेक्स्ट है विभागीय प्रणाली के गुण लिखो। क्या गुण होते हैं विभाग के, अच्छा क्वेश्चन है। सरकार की सृजनात्मक समस्या का समाधान आसान हो जाता है। जो भी सरकार काम करती है तो आपको पता होगा वो डिपार्टमेंट अलग डिवाइड किए गए हैं। अगर गांव में विकास करना है तो सरपंच से थ्रू होगा, अगर सरपंच से आगे जब ब्लॉक होगा तो ब्लॉक में होगा, अगर ब्लॉक का काम कहाँ होगा, फिर ब्लॉक में, और जिले में। इस तरह विभाग बांट रखे हैं ताकि किसी भी काम में कोई समस्या ना आए। हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक डिपार्टमेंट है ताकि उसकी निगरानी कर सके वो काम हुआ है या नहीं है, या कोई भी समस्या का समाधान करना, वही विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई काम करता है। दोस्तों आगे, विभागीय संगठन के क्षेत्र अथवा प्रदेश आधार से आप क्या जानते हैं, क्वेश्चन ये है बड़ा अच्छा। विभागों के संगठन का क्षेत्र भी एक प्रमुख आधार है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के अनुसार विभागों का संगठन उस क्षेत्र स्थान के आधार पर गठित किया जाता है जिस क्षेत्र में उन्हें कार्य करना होता है। प्रत्येक देश के कुछ ही विभाग अवश्य इस आधार पर गठित होते हैं। विभाग के जो अंग हुए, उपअंग हुए, इन सभी पर काम करता है लगातार। भारत में विदेश मंत्रालय का संगठन क्षेत्रीय आधार पर किया गया है, और रेलवे और डाक तार विभाग भी क्षेत्रीय आधार पर। क्षेत्रीय आधार का मतलब हो गया कि हर गांव में आपको पता है डाकिया मिलता है और डाकिया हर चीज पहुंचाता है। तो मकसद ये क्या है कि क्षेत्रीय का मतलब हो गया हर क्षेत्र में सुविधा होना। अगर रेल की सुविधा भी आपके आसपास गांव में रेल की सुविधा है, जो आप दिल्ली तक यहाँ जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो आप, तो सुविधा क्या है, हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ कनेक्ट जो हर देश को और गांव से जोड़ता है। दोस्तों विकेंद्रीकृत विभाग से क्या तात्पर्य है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विकेंद्रीय विभाग के अंतर्गत आता है कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए होते हैं, लेकिन इनके अधिकांश कार्य क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए डाक तार, आपको पता पूरे ऑल इंडिया में पहला हुआ पोस्ट ऑफिस, लेकिन क्या है हर गांव से डाकिया जुड़ा हुआ है और हर ब्लॉक में पोस्ट डाक विभाग है, ताकि सुविधा करता है कि हर गांव में चिट्ठी पहुंचाने का काम करता है। चाहे किसी भी बच्चे को रोल नंबर आने हो या कोई भी चिट्ठी के प्रति, कोई भी जॉब आनी हो, कोई भी काम हो उसके प्रति। दोस्तों कार्य पर आधारित विभागीय संगठन के कुछ गुण होते हैं, वो बताओ। पहला गुण क्या है, संगठन के कारण एक ऐसे ज्ञान के लोग इकट्ठे कार्य करेंगे। इसमें क्या है, ज्ञान और जानकारी में वृद्धि होगी, इससे ज्ञान दक्षता का विकास होगा। अगला है कार्यों में तालमेल सफलता की कुंजी है। लगातार हम काम करते रहेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, हमारे काम में वृद्धि होगी, हमारे बुद्धि में वृद्धि होगी। उससे क्या होगा, विभाग कार्य में तालमेल बना रहेगा। इस कार्य के विभाग में किसी कार्य को पूरा करने में अधिक सुविधा होती है। कोई भी काम करेंगे ऐसे, इस प्रकार के विभाग में किसी कार्य को पूरा करने में अधिक असुविधा भी होती है। ठीक है, और कुछ हम गलत करेंगे तो
प्रक्रिया पर आधारित विभाग के संगठन के लाभ लिखो। क्या लाभ होते हैं दोस्तों? पहला, इस आधार पर गठित विभाग का संबंध अन्य सभी विभागों से होगा। एक जैसा ज्ञान व दक्षता के लोग इस विभाग में शामिल होंगे और एक दूसरे को सीखने का प्रयास करेंगे। पहला तो ये। दूसरा, विभागीय तालमेल के लिए प्रक्रिया का आधार इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है, इस आधार पर संगठित विभागों में जो बजट होया, कर्मचारी हुई, लेखान लिखने वाले हैं, इनकी संख्या आसानी से मिल जाएगी और उस पर खर्च भी कम लगेगा। दोस्तों, प्रक्रिया के आधार पर गठित विभागों में विशेष योग्यता के कर्मचारियों को पदोन्नति की भी काफी मात्रा होती है। पदोन्नति होता है प्रमोशन। दोस्तों, क्या होता है? प्रमोशन। प्रक्रिया आधारित विभाग के संगठन पर कुछ टिप्पणी करें, कुछ बातें लिखिए अपने विचार में। क्वेश्चन ये है, तो विभाग के संगठन का आधार यदि विशेष योग्यता हो तो उस व्यवस्था को प्रक्रिया के आधार पर बोला जाता है। जैसे इंजीनियर होया, टाइपिंग होया, स्टेनोग्राफी होया, चिकित्सा है, कानूनी सलाह, ये सब अपने आप में क्या है? एक प्रक्रिया आधार पे उस विभागों का निर्माण करता है। यदि प्रक्रिया को विभाग के संगठन का आधार मान लिया जाए तो प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है? विशेष प्रशिक्षण और योग्यता होना। जिसको डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है तो उसकी विशेष योग्यता है, इंजीनियर है तो विशेष योग्यता है, अगर स्टेनोग्राफर है तो विशेष योग्यता है, तो इस पे काम करता है। तो राष्ट्रीय सरकारों के संगठन में साधारणतः सौदा का प्रयोग तो नहीं किया जाता, परंतु विशेष परिस्थितियों में प्रक्रिया के आधार पर कुछ विभागों का संगठन होता है। उदाहरणतः कैसे? देखो, बाहर तुम्हें महालेखाधिकारी का विभाग, कानून विभाग, सार्वजनिक हित विभाग आदि ये हैं। प्रक्रिया के आधार पर संगठित विभागों का संबंध राज्य के अन्य सभी विभागों के संबंध में होता है। ओके, आगे देखो दोस्तों, विभागों को किन दो आधार पर वर्णन कीजिए। करते हैं भाई। पहला प्रक्रिया आधार जो मैंने अभी किया है, किसमें क्या है? इस आधार पर तो इंजीनियर, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, चिकित्सा, कानूनी सलाहकार हैं। इस संगठित विभागों के कर्मचारी अपनी कला और ज्ञान में दक्ष होते हैं। ठीक है। राष्ट्र सरकारों के संगठन में भी इस आधार का प्रयोग तो नहीं होता, परंतु विशेष परिस्थितियों में प्रक्रिया के आधार पर इनको लिया जाता है। जैसे आप देखते हुए जब वैकेंसी निकलती है दोस्तों, तो वैकेंसी निकलती है तो बोलते हैं नहीं भाई हमें टीजीटी टीचर चाहिए, अच्छा हमें भाई लॉ एडवाइजर चाहिए, तो एक पोस्ट होती है उनकी। तो पोस्ट होता है कि विशेष प्रक्रिया होती है, विशेष मतलब एक प्रक्रिया होती है जो एक कोर्स में शामिल होता है। उस कोर्स के हिसाब से वैकेंसी निकलती है, जिसमें वो ज्ञान होता है उसी हिसाब से वो लिए जाते हैं जॉब्स पे। ऐसा तो नहीं होता किसी एमबीबीएस डॉक्टर को लेना हो तो इंजीनियर को ले लेंगे, वहां नहीं होता। सबके योग्यता के अनुसार एक जॉब्स निकलती हैं जो क्वालिफिकेशन इंटरफेयर पर काम करता है दोस्तों। अगला है क्षेत्रीय आधार। विभागों के संगठन का क्षेत्र भी प्रमुख आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार विभागों का संगठन उस क्षेत्र अथवा स्थान के आधार पर गठित किया जाता है जिस क्षेत्र में कार्य करना होता है उन्हें। प्रत्येक देश में कुछ विभाग अवश्य इस आधार पर गठित होते हैं तथा विभागों के अंग, उपअंग और संगठन के समय बहुत बार इस आधार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे विभागीय संगठन के प्रकार बताइए। एक सदस्य और बहुउद्देशीय। एक सदस्य क्या होता है? विभागीय अध्यक्ष के रूप में उत्तरदायित्व यदि केवल एक ही पुरुष के पास हो, एक ही व्यक्ति के पास हो तो उसे बोलते हैं एक सदस्य है। और विभागीय अध्यक्ष का उत्तरदायित्व यदि एक से ज्यादा अधिक पुरुषों के पास हो, एक से ज्यादा व्यक्तियों के पास हो, उसे बोलते हैं बहु सदस्य विभागाध्यक्ष। विभाग की 4 विशेषताएं बताओ भाई। पहला, विभाग किसी बड़े संगठन इकाई का अंग होता है। पहली बात तो विभाग के बारे में ये है। दूसरी क्या कह रहा है? मुख्य कार्यपालिका तक सूचना पहुंचाने का भी कार्य यही करता है। तीसरा, विभाग की स्थिति प्रत्येक रूप में मुख्य कार्यपालिका के तुरंत अधीन होती है। यह भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बताई स्टोरी में के रूप में। विभाग मुख्य कार्यपालिका के प्रति पूर्ण और आंशिक रूप में उत्तरदायी होता है। जो भी उसे काम करना उत्तरदायी उसका जवाबदेही भी वही होगा दोस्तों। आगे है विभाग के संगठन के क्षेत्र आधार पर वर्णन करो। क्या है? पहला है गुण, बड़े देशों के लिए उपयुक्त। आकार तथा क्षेत्र में बड़े देशों में विभागीय संगठन के लिए यह आधार बहुत अच्छा है बड़े देशों के लिए। दूसरा, नीतियां जनता की आवश्यकता के लिए होती है ताकि नीतियों को समझ में आए, उस नीतियों का वो अनुसरण कर सके और उन नीतियों का फायदा उठा सके। मितव्ययता क्या होती है? इस आधार पर गठित विभागों में दल के व्यय में काफी बचत की जा सकती है और यातायात आदि पर व्यय बचा जा सकता है। अवगुण जो अच्छे नहीं होते हैं। गुण, स्थानीयवाद को बल। क्षेत्रीय आधार का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसके द्वारा स्थानीय और क्षेत्रवाद विकास होता है और राष्ट्र के लिए रुकावट का काम भी करता है ये। दूसरा, विशेषीकरण का अभाव। इस आधार के कारण विभाग में विशेष योग्यता के विकास को स्थान नहीं दिया जाता और कार्यों को
प्राथमिकता देने के प्रसंग में भी सरलता नहीं हो पाती दोस्तों। अगला कार्यशीलता में कमी आती है। जो क्या है, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक कार्य एक ही क्षेत्र कार्य द्वारा पूरा किया जाता है, उससे क्या है, उनमें सुधार नहीं आ पाता, उनमें कार्य कुशलता की कमी रहती है दोस्तों। राष्ट्रहित की हानि भी होती है। क्षेत्रीय विभाग क्षेत्रीय हितों और दबाव समूह में इतने अधिक प्रभावित रहते हैं कि वो राष्ट्रहित की परवाह भी नहीं करते हैं और उसी में भ्रष्टाचार फैला देते हैं दोस्तों। अब अति लघु तारीफ प्रश्न। पहला है, विभाग से क्या अभिप्राय है। विभाग से अभिप्राय है किसी बड़े संगठन या इकाई का एक अंग। इस पर प्रशासनिक क्रियाओं के संपादक का दायित्व रहता है। विभाग का कोई एक आधार लिखो। विभाग का एक महत्वपूर्ण आधार कार्य अथवा लक्ष्य है कि इससे अभिप्राय यह है कि विभागों का वर्गीकरण उन कार्यों उद्देश्यों के आधार पर किया जाए जिनसे वे संबंधित हैं। कार्य तथा उद्देश्य के आधार पर संगठित दो विभागों के नाम लिखिए, शिक्षा विभाग या रक्षा विभाग। तो क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी विभाग का नाम लिखिए, एग्जाम्पल आ जाए तो शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग आ जाए, खेल विभाग आ जाए, कुछ भी लिख सकते हो दोस्तों। एक विभाग का मुख्य कौन होता है। एक विभाग का प्रशासनिक मुख्य सचिव होता है। कौन होता है दोस्तों, सचिव। कार्य अथवा उद्देश्य के आधार पर संगठित दो विभागों के नाम लिखो, तो शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग। एक विभाग का प्रशासनिक मुख्य कौन होता है, सचिव होता है दोस्तों। अब आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। बड़े अच्छे क्वेश्चन। आज इस लेसन को हम कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। बी फोकस कर दो आप। पहला है, निम्न में से कौन से विभाग का आधार है। कार्य, उद्देश्य, प्रक्रिया, क्षेत्र, प्रदेश। तो तीनों उपरोक्त सभी। फ्रांस में विभाग शब्द का अर्थ किसके लिए प्रयोग किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। फ्रांस में प्रशासनिक जिलों के लिए, नगरों के लिए, शहरों के लिए या सभी। तो प्रशासनिक जिलों के लिए किया गया था। कौन, विभाग। अरस्तु ने विभागीय व्यवस्था को कितने आधार में बताया गया है। तो कितने, 1, 3, 2, 4। 2 दोस्तों। कितने हैं, 2। भारत में कौन सा विभाग प्रक्रिया के आधार पर गठित है। भारत में विदेश विभाग है, विधि कार्य विभाग है, ब्रिटेन उपनिवेश विभाग है। कौन सा विधि कार्य विभाग। भारत में क्षेत्रीय आधार पर कौन सा विभाग गठित है। भारत में विदेश विभाग। सभी क्वेश्चन में डाल दिए मैंने। बहुविकल्प भी क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। बी फोकस कर दो। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा दोस्तों। सारा कुछ निचोड़ मैंने इसमें डाल दिया वीडियो में। एक भी वीडियो स्किप ना करना दोस्तों। यह कथन किस विद्वान का है कि विभाग मुख्यतः कार्यपालिका के तत्काल अधीन एक उत्तरदायी इकाई है। ऐसी कोई भी इकाई जो मुख्य कार्यपालिका के तत्कालीन अधीन हो तो उसका प्रत्युत्तरदायी उस विभाग को कहते हैं। तो यह बात किसने बोली थी, डॉक्टर MP शर्मा ने। मंत्री के एकदम नीचे का संगठन निम्नलिखित में क्या कहलाता है, संयुक्त सचिव। साधारणतः विभागीय व्यवस्था को कितने आधार पर सहमति प्रकट की गई है, 4 दोस्तों। कितनी है, 4। कार्य आधार संबंधी परिभाषा। कार्य आधार द्विगुण और अतिशय पर न्यूनतम करता है। ये विद्वान किसने बात बोली थी, वॉलेस ने। किसने बोली दोस्तों, वॉलेस ने। विभाग का अर्थ क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संगठन का एक भाग होता है विभाग। आकार के आधार पर विभाग के प्रकार कितने हैं, 2 बताई थी ना दोस्तों। लूथर गुलिक ने विभाग को कितने आधार बताए गए हैं, 4। कितने बताए गए हैं, 4। कार्य के आधार पर गठित विभाग का लाभ क्या है, समस्या को हल करने में अधिक सुविधा, बिल्कुल सही है। ज्ञान दक्षता विकास, बिल्कुल सही है। समय व शक्ति की बचत, बिल्कुल सही है। तो प्रोट सभी आगे दोस्तों। कार्य के आधार पर गठित विभाग का दोष क्या है, क्या अवगुण है उसके अंदर, विभागों पर परस्पर सहयोग का भाव, बिल्कुल सही बात है। कार्य द्विगुण का भय भी रहता है। अपने विभाग के कार्य के महत्व को बड़ा जगह पेश करना, ये भी सही है। तो तीनों ही सही हैं, उपरोक्त सभी। प्रक्रिया के आधार पर गठित विभाग का लाभ क्या है, समय धन की बचत, बिल्कुल सही बात है। समझने में सुविधाजनक भी अच्छी बात है। पदोन्नति के लिए लाभदायक भी सही है। तो उपरोक्त सभी आगे दोस्तों। प्रक्रिया के आधार पर गठित विभाग का दोष क्या है, उत्तरदायी तक निश्चित करना कठिन होता है, बिल्कुल सही बात है। लक्ष्य की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है। कार्य कुशलता का भी अभाव होता है, ये सभी बातें सही हैं। व्यक्ति के आधार पर गठित विभाग का लाभ क्या है भाई, संपूर्ण वर्ग विशेष की सभी आवश्यकताओं पर ध्यान देना। प्रशासनिक अधिकारियों का दृष्टिकोण व्यापक बनता है। प्रशासन द्वारा सेवित वर्ग में सरल संबंध, बिल्कुल सही बात है, सभी राइट हैं। व्यक्ति के आधार पर गठित विभाग का दोष क्या है, तो दोष क्या है, बिल्कुल सभी है, राइट है। इसमें व्यापक प्रयोग संभव नहीं है।
विशेष योग्यता विरोध करना, क्षेत्राधिकार निश्चित करना कठिन है। तो ये बात बिल्कुल सही है, सभी राइट आएगा, उपरोक्त सभी आएगा इसमें आंसर। विभाग का शाब्दिक अर्थ क्या है? मंत्रिमंडल हो सकता है, सरकार, संगठन या संगठन का एक भाग। तो इसमें क्या आएगा? विभाग का शाब्दिक अर्थ इसमें क्या है? मंत्रिमंडल, सरकार, संगठन, तो संगठन का एक भाग। तो ये इसमें थोड़ा गलत है, इसको ठीक कर लिया दोस्तों। लूथर गुलिक ने विभाग को कितने आधारों में बांटा है? 4 दोस्तों। तो एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लेसन खत्म हो चुका है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लेसन कंप्लीट कर दिया है, विभाग को आज पूरा कर दिया हमने। अब आपकी हर वीडियो को बिल्कुल संक्षेप में समझा जाएगा, कहीं से कोई चीज बाहर नहीं आएगी। अब पूरी उम्मीद है मुझे आपका खुद का चैनल टॉप एग्जामर चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब करा दो और वीडियो को फैला दो दोस्तों।